हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा। आप सभी का स्वागत करती हूं अनलॉक पीसीएमबी एकेडमी में। तो आज का हमारा ये सेल का 14th लेक्चर रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। जो बच्चे नए हैं वो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो। इसके पहले भी हमने देखा है सेल के बारे में। 13th क्लास हमारे हो चुके हैं, हमने सब कुछ देखा है। केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बायोलॉजी की भी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों, सबको एक चीज तो पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का। बट उसके अलावा भी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब कुछ हम जानेंगे। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। इसके दो मेम्ब्रेन्स है, मतलब दो लेयर से बंधा हुआ है। लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल भी इसे कहा जाता है। और इसका साइज बोले तो ई कोलाई जितना है देखा जाता है। सेल टू सेल ये वेरी करता है, मतलब जहाँ पे ज्यादा एनर्जी की डिमांड हो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड इट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एग्जैक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या, हम देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन तो ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस रहता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है। अब ये कैसे होता है हम देखेंगे। सो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास हमारे सेल में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिलता है इससे? एक बार देख लीजिए, इससे मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, यानी कि हमारी एनर्जी। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रहते हैं यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है। उसी के साथ साथ क्रेब्स साइकिल भी यहाँ पे हो जाती है। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यहाँ पे होती है। तो ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस है जो हमारे सेल में परफॉर्म किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी को फॉर्म करने के लिए। सो एरोबिक रेस्पिरेशन है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ गए आप सभी लोग? यस। सो ब्रेकडाउन, बेसिकली ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना हो तो उसे बोला जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। गॉट इट? Yes, so next question is the why mitochondria are called the powerhouse of the cell. Mitochondria को क्यों बोला जाता है भाई पावर हाउस? Because it is the primary site of ATP production in the cell and ATP production directly proportional to the number of mitochondria, surface area of the inner membrane. इसे क्यों बोला जाता है पावर? क्योंकि ये सेल को पावर देता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एनर्जी देता है सेल को। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर प्रोपोर्शनल रहते हैं एटीपी। जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जितने ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पे देखा जाएगा। सरफेस एरिया किसका? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनता है वो। ओके, हाई नंबर सेन इन मसल, लिवर एंड नर्व सेल। अब देखो, आपके जो मसल्स रहते हैं, मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई रहता है बिकॉज वहां पे एनर्जी की ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि हम ज्यादा एक्टिवली काम तो करते हैं। दैट्स वाई वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला जाता है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्यों? बिकॉज उसके पास खुद का डीएनए है। जैसे हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता, आरएनए होता, जस्ट लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए प्रेजेंट रहता, आरएनए प्रेजेंट रहते। कौन से आरएनए? टी आरएनए। इट मीन्स दिस इज द ट्रांसफर आरएनए। और आर आरएनए इट इज द राइबोसोमल आरएनए। हेंस वी कॉल्ड इट एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। इसी के वजह से ही उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोला जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब आपको समझ में आ गया क्या कि एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल और सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला जाता है? यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली। सो दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर का मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और बच्चों, इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्डेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डेड इनसाइड। और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टी।
कहाँ पे लिखा है, यस, क्रिस्टी इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है, इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसी के साथ साथ डीएनए। और हाँ, एक चीज, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स एटीपीएस, जिसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स 5, F0 F1 पार्टिकल्स यहाँ पे प्रोटीन के देखे जाते हैं। हम आगे देखेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गाइस, आप ड्रॉ करके ले सकते हो। हाँ, और एक चीज, यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, क्रिस्टी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज इन टू टर्म्स, दैट इज सिस्टरनी। सिस्टरनी अलग है, क्रिस्टी अलग है। सिस्टरनी प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी में, और क्रिस्टी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टरनी, सिस्टरनी आप ऐसे कर सकते हो, सिस्टर, इससे सिस्टरनी, सिस्टर। गोल्जी बॉडी के जो ये स्ट्रक्चर रहते, सेम सेम वाले स्ट्रक्चर सेम है तो क्या है, सिस्टर है। ये क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को कहा जाता है। ओके, यस। नेक्स्ट देखेंगे शेप साइज क्या रहता है। सो बेसिकली इट इज द सिलेंड्रिकल सोसेज शेप का भी बोला जाता है, इलोंगेटेड रहता है ये। एवरेज डायमेंशन 0.3 to 1 माइक्रोमीटर जितना रहता है। लेंथ इसकी बात करें तो 5 to 10 माइक्रोमीटर जितनी लेंथ रहती किसी माइटोकॉन्ड्रिया की। सो बेसिकली स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैंने अभी बताया कि आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन रहते, दो मेम्ब्रेन के बीच में के जो स्पेस रहता उसे बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। सो सेपरेशन बिटवीन 6 to 8 नैनोमीटर जितना उसका क्या सेपरेशन रहता दोनों मेम्ब्रेन के बीच में का। सो इनर मेम्ब्रेन शो कैरेक्टरिस्टिक्स फोल्ड। अभी हमने बोला कि क्रिस्टी, इसे क्या बोला जाता है बच्चों, इसे बोला जाता है क्रिस्टी, जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को हम कहते हैं। वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिस्टी क्या है, इट इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस। सरफेस एरिया इंक्रीज किया। अब देखो नॉर्मल सरफेस एरिया था इतना, इसने फोल्ड करके इंक्रीज किया इतना। अब देखो यहाँ पे भी एटीपी, एटीपी कितने ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होगा। शेप वैरीज विथ ऑर्गेनिज्म। अगर फंजाई की बात करें हम, तो फंजाई में हमें क्रिस्टी का शेप लैमिनार दिखाई देता है, ट्यूबुलार दिखाई जाता है मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में। अमीबा की बात करें तो क्रिस्टी हमें सर्कुलर वेसिकुलर दिखाई जाती है। जैसा कि हमने बोला पहले, मोर क्रिस्पी, जितने ज्यादा क्रिस्टी का स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पे हमें देखा जाएगा। सो बेसिकली ये क्रिस्टी का स्ट्रक्चर होता कहाँ पे है, तो क्रिस्टी का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। इट इज हाईली फोल्डेड सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन रहता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल, रिच इन प्रोटीन ईटीसी कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे हमें देखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, इट इज एंक्लोज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसके अंदर भर भर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट रहती है। किसके अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, इट मेंटेन प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट इट मींस H प्लस आयंस को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं F0 F0 पार्टिकल, जिसे हम एटीपी सिंथेस भी बोलते हैं। एटीपी के सिंथेसिस में ये प्रोटीन हमें हेल्प करते हैं, उसका दूसरा नाम है ऑक्सीजोम भी आप बोल सकते हो। इट प्रेजेंट ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, प्रोजेक्ट इनटू मैट्रिक्स साइड से वो प्रोजेक्टेड रहते हैं। ओके, यस। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पे देखा जाता है। आई होप गाइस ज्यादा कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, आपको सब कुछ इजीली याद हो जाएगा। अब देखेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो बेसिकली आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ रहती है, एंड इट कंटिन्यूअस बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। एंड इसका थिकनेस देखा जाए तो 60 to 70 एंगस्ट्रॉम इतना थिकनेस हमें देखने को मिलता है। कंपोजिशन की बात करें तो सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर से बना होता है, जस्ट लाइक दैट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी सेम उसी तरह से बनी हुई दिखाई देती है। इट कंटेन पोरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर पोरिन्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, एंड दिस वन इज द फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल उसका नेचर होता है। अब देखेंगे इन दोनों के
बीच में का स्पेस, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस वन आउटर। इसके बीच में का जो ये स्पेस है इसी को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नैरो कंपार्टमेंट रहता है, ये नैरो कंपार्टमेंट आप देख सकते हो बिटवीन टू मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड द पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। ये एग्जाम में आ सकता है, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस भी उसे बोला जाता है। सो ड्यू टू पोरिन्स आयोनिक कंपोजिशन सिमिलर टू साइटोसोल। सो पोरिन्स तो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। सो एग्जैक्टली आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट्स वाई आयोनिक कंपोजिशन जो है वो सिमिलर रहता है साइटोसोल से। मतलब आयन का आना जाना, आयन का आना जाना कहाँ पे, अकुमुलेशन ऑफ H प्लस आयन, जो ये हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहाँ पे आयन का अकुमुलेशन होता है ड्यूरिंग ईटीसी के दौरान। जब ये चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब आयंस को पंप करती है तब उसी टाइम यहाँ पे अकुमुलेट हो जाता है। ओके, अब साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म साइटोसोल। तो साइटोसोल अगर हम ऑर्गेनल को रिमूव कर दें, अगर हम ऑर्गेनल को रिमूव कर दे साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनल क्या बन जाता है, साइटोसोल। ओके, यस। सो बेसिकली ये था इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में बच्चों। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सभी का हेल्प करूंगी। या तो ज़्यादा कुछ नहीं था, हमने स्ट्रक्चर देखा माइटोकॉन्ड्रिया का इस वीडियो में, उसी के साथ साथ हमने इनफोल्डिंग्स देखे। ये भी देखा कि अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होगा, और उतने सो